स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और दोस्तों, आज जिन इतिहास के पन्नों को हम खोलने जा रहे हैं वो आम बातें नहीं हैं। देखिए, इतिहास के पन्ने सिर्फ कुछ बीती हुई तारीखें या धूल खाती घटनाएं नहीं होते। आज जिन ऐतिहासिक आंकड़ों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनमें एक ऐसा पैटर्न उभर कर सामने आ रहा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब आप उस पूरे दौर की बात कर रही हैं ना जो 1773 से शुरू हुआ था। एकदम सही। 1773 से लेकर 1950 तक भारत पर जो नियंत्रण किया गया वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये पूरे 200 सालों का एक सत्ता का ब्लूप्रिंट था। एक ऐसी सोची समझी रणनीति जिसे इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि हम आज तक उसके असर में जी रहे हैं। सत्ता का ब्लूप्रिंट। देखिए, जब आमतौर पर कोई गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जैसे शब्द सुनता है तो दिमाग में बस एक ही बात आती है कि ये कुछ बड़े पदों पर बैठे अधिकारी थे, आए, अपना काम किया और वापस लंदन लौट गए। नहीं नहीं, यही तो। लेकिन जब इन आंकड़ों को गहराई से खंगाला जाता है तब समझ आता है कि ये महज प्रशासन नहीं था। ये एक बहुत ही क्रूर और सिस्टमैटिक जाल था। सत्ता के इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें इसे 3 मुख्य युगों में बांटना होगा। हाँ, वो 3 युग जिन्होंने पूरी नींव हिला दी थी। बिल्कुल। पहला 1773 से 1833 का समय, जो बंगाल के गवर्नर जनरल का युग था। उसके बाद 1833 से 1858, जहां पूरे भारत के गवर्नर जनरल ने जमीन हड़पने की वो भूख दिखाई जो हर सीमा पार कर चुकी थी। और फिर अंत में 1858 से 1950 तक का दौर, जिसे हम वाइसरॉय और स्वतंत्र भारत का चरण कहते हैं। रुको 1 मिनट, इस पर ध्यान दो। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। किस चीज में? गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, ये दोनों पद सुनने में भले एक जैसे लगे, लेकिन असल में इनकी जड़ों में एक बहुत बड़ा और खौफनाक अंतर है। 1833 से 1858 तक जो गवर्नर जनरल आए, जैसे सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो लोग सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद को जवाबदेह थे ही नहीं। नहीं, रुकिए, मतलब वो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी नहीं थे? नहीं, वो एक व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन काम करने वाले मुलाजिम थे। अरे क्या मजाक है ये! मतलब एक मुनाफा कमाने वाली प्राइवेट कंपनी हमारे देश की नीतियां तय कर रही थी। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन 1857 की इस महान क्रांति के बाद जब इनकी नींव हिल गई तब पूरा गेम बदल गया। 1858 से 1947 तक वाइसरॉय की कुर्सी आई। वाइसरॉय का मतलब ही है सीधा ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। यानी अब बीच से प्राइवेट कंपनी हट गई और सीधे ब्रिटिश संसद और वहां की महारानी ने भारत को अपनी जागीर बना लिया। हाँ, वाइसरॉय सिर्फ एक प्रशासक नहीं था, उसके पास कूटनीतिक शक्तियां थीं और वो ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा चेहरा था। और इस नए खेल के पहले खिलाड़ी बने लॉर्ड कैनिंग। क्या चाल है इनके! मतलब पहले एक व्यापारिक कंपनी ने हमारे संसाधनों को चूसा और जब बात हाथ से निकलने लगी तो सीधे एक विदेशी मुकुट ने अपने पंजों में हमें जकड़ लिया। चलिए इस ब्लूप्रिंट की पहली ईंट को देखते हैं। युग 1 यानी नियंत्रण की नींव, 1773 से 1833। यहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स की एंट्री होती है। 1773 से 1785 तक वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। और इसे सत्ता देने के लिए लंदन से बाकायदा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जाता है। और ध्यान दीजिए, उसके तुरंत बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनाई जाती है। जरा इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये कोई सामान्य विकास नहीं था। हाँ, कानूनी और सांस्कृतिक दोनों मोर्चों पर भारत को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बनाने की शुरुआत थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देने के लिए थोड़ी था। न्याय के नाम पर वो अपने विदेशी कानून हम पर थोप रहे थे। और वो एशियाटिक सोसाइटी बनाकर उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथों को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति से प्रेम था। उन्होंने हमारे सिस्टम को डिकोड किया ताकि वो जान सकें कि हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। एकदम सही कहा। उन्हें बस ये जानना था कि हम पर बेहतर तरीके से राज कैसे किया जा सकता है। और इस रणनीति को अमली जामा पहनाने आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1746 से 1793 का दौर,
इतिहास की किताबों में इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहकर बहुत महिमा मंडित किया जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक? अरे क्या मजाक चल रही है। जरा कॉर्नवालिस के असली कारनामों की फाइल खोलिए। 1793 का परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। हाँ, वो तो ये कोई सुधार नहीं था। इसे कानून ने जमींदारी को खानदानी बना दिया। किसानों से उनकी ही जमीन का मालिकाना हक छीन लिया गया और उन्हें मजदूर बना दिया गया। ये अंग्रेजी खजाने में लगातार पैसा आने का एक पक्का इंतजाम था। और साथ ही उसने कॉर्नवालिस कोड लागू किया, जिसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। बिल्कुल। राजस्व, पुलिस और न्याय व्यवस्था को अलग-अलग करके उन पर गोरे अधिकारी बिठा दिए गए। दोनों नीतियां सिर्फ और सिर्फ इस व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कैद करने का एक अचूक हथियार थी। एक ऐसी मशीन बनाई गई जहां भारतीय सिर्फ चक्की में पिसें और सत्ता हमेशा विदेशियों के पास रहे। ये सच में डरा देने वाला ब्लूप्रिंट था। अब जरा आगे बढ़ते हैं युग 2 की तरफ। 1833 से 1858, इस दौर को मैं सुधारों का दिखावा और आक्रामक विस्तार कहती हूँ। यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक सामने आता है ना, 1828 से 1835 तक। हाँ, वही बेंटिंग जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसके खाते में कई ऐसे कदम हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि ये लोग कितने दयालु थे। 1829 में सती प्रथा का अंत किया उसने और ठगी प्रथा का खात्मा किया। सही बात है, ये तो अच्छे काम थे, लेकिन और फिर 1835 में मकौले के मिनट्स आए, जिससे अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बना दिया गया। रुको एक मिनट। और चार्टर एक्ट 1833 भी तो लाया गया था, जिसमें यह दावा किया गया कि धर्म, जन्म स्थान या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। चार्ल्स मेटकाफे के साथ मिलकर उसने प्रेस को भी मुक्ति दिला दी। ये सब सुनकर किसी को भी लगेगा कि अंग्रेज तो बहुत प्रगतिशील थे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा छुपा है। जरा उन मकौले के मिनट्स की गहराई में जाइए। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा को इसलिए नहीं थोपा गया कि भारतीय लोग जागरूक हों या दुनिया की किताबें पढ़ें। तो फिर किस लिए? अंग्रेजी शिक्षा इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें अपने दफ्तरों को चलाने के लिए ऐसे सस्ते क्लर्क चाहिए थे जो रंग और खून से भारतीय हों, लेकिन अपनी सोच और वफादारी में अंग्रेज हों। ये दिमागों को गुलाम बनाने की साजिश थी। बाप रे। और इन सुधारों के तुरंत बाद जिस आदमी ने भारत की जमीन पर कदम रखा, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 का दौर। इस आदमी ने तो क्रूरता और जमीन हड़पने की सारी हदें ही पार कर दी। हाँ, व्यापागत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक ऐसा खौफनाक कानून कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा वारिस नहीं है तो वो राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। बिल्कुल, और इसी के चलते उन्होंने 1848 में सतारा, 1853 में झांसी और 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया। उसने एक झटके में भारतीय राजकुमारों की संप्रभुता को मिट्टी में मिला दिया। ये कोई प्रशासन था, ये तो दिन दहाड़े डकैती थी जिसने पूरे भारत के भीतर गुस्से का वो ज्वालामुखी तैयार किया जो 1857 की महान क्रांति के रूप में फटा। लेकिन यहाँ एक पल के लिए रुकिए। क्या हुआ? एक बहुत ही सन्नाटे में डाल देने वाली बात है जिस पर अब हमें गौर करना होगा। एकदम शांत होकर इस बात को सोचिए दोस्तों। जिस डलहौजी को सबसे बड़ा लुटेरा माना जाता है, उसी ने वो सारा बुनियादी ढांचा भी खड़ा किया जिसे आज आधुनिक भारत की रीढ़ कहा जाता है। मतलब मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? डलहौजी के दौर में चली पूरे भारत में टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गईं। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया और आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला वुड्स डिस्पैच भी 1854 में ही आया। रुको एक सेकंड, तुम डलहौजी का बचाव तो नहीं कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको उस ब्लूप्रिंट का सबसे खतरनाक हिस्सा दिखा रही हूँ। हम सोचते हैं कि ये ट्रेनें, ये तारघर विकास थे, पर जरा सोचिए दोस्तों, क्या ये ट्रेनें भारतीयों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए चली थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये ट्रेनें भारत के कोने कोने से कच्चा माल और अनाज तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए थीं। और सबसे खौफनाक बात, अगर कहीं भारतीय विद्रोह करें तो रातों रात अपनी ब्रिटिश सेना को ट्रेनों में भरकर वहां उतारने के लिए थी। अरे हाँ, ये बात तो है। पूरे सुनहरे नकाब के पीछे असल में भारत के शोषण और सैनिक नियंत्रण का एक ना खत्म होने वाला विशाल नेटवर्क बिछाया जा रहा था। और जब 1857 में भारत का धैर्य जवाब दे गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हमेशा के लिए उखड़ गईं। इसे ही हम 1858 का महापरिवर्तन या द ग्रेट पिवट कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। लंदन में एक नया पद बना जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते थे,
और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जो वहां बैठकर भारत की तकदीर लिखने लगी। और इसी दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। हाँ, कैनिंग वही थे जिन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था और 1857 के विद्रोह की आग का सामना किया था। लेकिन 1858 के बाद जो तीसरा युग शुरू हुआ, जिसे हम क्राउन का शासन कहते हैं, वो दमन और सुधार की एक बहुत ही अजीब सी कशमकश थी। कशमकश, इसे अगर एक तेज और तीखी लड़ाई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र था। लॉर्ड लिटन का 1876 से 1880 का कार्यकाल देखिए। ऐसा लगता है जैसे उसे सिर्फ भारतीयों का गला घोटने के लिए भेजा गया था। 1878 का वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, हाँ, जिसने सारी आवाजें दबा दी थी। हमारे जितने भी भारतीय भाषाओं के अखबार थे जो अंग्रेजों का काला सच छाप रहे थे, उन पर रातों रात कड़ी पाबंदी लगा दी गई। उनका गला पूरी तरह से घोट दिया गया। और सिर्फ अखबार ही नहीं। वही तो, उसी साल आर्म्स एक्ट 1878 आया जिसने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना गैरकानूनी कर दिया। वो 1857 से इतना डरे हुए थे कि उन्होंने हमें पूरी तरह से निहत्था कर दिया। और नागरिक सेवा का वो नियम, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे हाँ, सिविल सेवा में भारतीयों को घुसने से रोकने के लिए उसने परीक्षा देने की उम्र 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी। 19 साल, ताकि कोई भी आम भारतीय इतनी कम उम्र में इंग्लैंड जाकर परीक्षा पास ही न कर सके। ये पूरी तरह से भारतीयों को सत्ता से दूर रखने की साजिश थी। लिटन की नीतियां भयानक थीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी ब्लूप्रिंट में एक ऐसा विरोधाभास भी आता है जो सच में चौंका देता है। कैसा विरोधाभास? लिटन के जाने के तुरंत बाद लॉर्ड रिपन आता है 1880 से 1884 तक। हाँ, और वो आते ही लिटन के बनाए हुए दमनकारी कानूनों को पलट देता है। पलट देता है मतलब? रिपन ने 1882 में उस क्रूर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। 1881 में वो पहला फैक्ट्री एक्ट लाया जिसने पहली बार भारत में बाल श्रम पर रोक लगाई और मजदूरों के काम के घंटे तय किए। दिखावा था ये सब, बस एक धोखा। मेरी बात सुनिए पहले। रिपन को स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है। 1882 में उसने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। निर्वाचित नगर निगम बोर्डों और जिला समितियों के माध्यम से उसने शासन में भारतीयों की सीधी भागीदारी बढ़ाई और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए 1882 में हंटर कमीशन भी बनाया। मैं मानता हूं कि रिपन ने कुछ सुधार किए, लेकिन इल्बर्ट बिल 1883 को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, इल्बर्ट बिल एक बहुत बड़ा मोड़ था। दोस्तों, ये घटना अंग्रेजों के दोहरे मापदंड का सबसे बड़ा और सबसे नंगा सबूत था। रिपन ने इल्बर्ट बिल लाकर ये कोशिश की थी कि भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार मिल सके, यानी न्याय सबके लिए बराबर हो। और इसका अंजाम क्या हुआ, ये सब जानते हैं। अंजाम ये हुआ कि पूरे भारत में मौजूद अंग्रेजों ने आसमान सर पर उठा लिया। उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो एक भारतीय जज के सामने कटघरे में खड़े होने को तैयार ही नहीं थे। सही कह रहे हैं आप। उनका सारा न्याय, सारी प्रगतिशीलता इस एक घटना में बेनकाब हो गई। ये एक स्पष्ट संदेश था कि चाहे जो हो जाए, एक भारतीय कभी उनके बराबर नहीं हो सकता। और यही वो अहंकार था जिसने आज़ादी की आग को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से वापसी नामुमकिन थी। यहां से शुरू होता है विभाजन की रणनीति और आज़ादी की ओर कदम, 1899 से 1947। और इस युग का सबसे खतरनाक रणनीतिकार था लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। बंगाल का विभाजन। बिल्कुल, 1905 में उसने जो बंगाल का विभाजन किया, वो महज कोई प्रशासनिक फैसला नहीं था। वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने और राष्ट्रवादी आवाजों को जड़ से कुचलने का एक खुला ब्लूप्रिंट था। हालांकि इसके खिलाफ पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा और वंदे मातरम हर भारतीय की जबान पर गूंजने लगा। कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 के जरिए निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या भी घटा दी थी। हाँ, उसका मकसद ही वही था। हालांकि 1904 में वो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया और एएसआई की स्थापना की, लेकिन भारत अब इन शासकों के असली इरादे समझ चुका था। इनके किसी भी दिखावे में आने वाला नहीं था। और इसके बाद का जो अंतिम चरण है 1916 से 1947, उसमें घटनाओं की जैसे झड़ी लग गई। तेज रफ्तार में सब कुछ बदलने लगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इसी के दौर में 1919 का रॉलेट एक्ट आया। दोस्तों, ये वो काला कानून था जिसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। ये सच में बहुत भयानक था।
और इसी के विरोध ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा खौफनाक मंजर देखा, जहां हजारों निहत्थों पर गोलियां बरसा दी गई। और अपने बचाव में वो भारत सरकार अधिनियम 1919 लेकर आए, जिसमें द्वैध शासन यानी डायरकी की व्यवस्था थी। द्वैध शासन सुनने में कितना भारी शब्द लगता है, लेकिन आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत बड़ा छलावा था। कैसे? उन्होंने सत्ता को दो हिस्सों में बांट दिया। जो विभाग पैसा और ताकत देते थे, जैसे पुलिस और खजाना, वो अपने पास रखे, और जो सिरदर्द वाले विभाग थे, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, वो बिना बजट के भारतीयों को थमा दिए, ताकि नाकामी का सारा ठेकरा भारतीयों के सिर फूटे। कितनी शातिर चाल थी ये। फिर आता है लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1944। इसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया और देश में भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम हुंकार भरी गई। इसके बाद लॉर्ड वेवल के समय में, जो 1944 से 1947 तक रहे, वेवल योजना आई और अंततः सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। और फिर आया वो पल जिसका 200 सालों से इंतजार था, ब्रिटिश सत्ता का अंतिम हस्तांतरण और एक नए युग का उदय। अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन। 3 जून 1947 की माउंटबैटन योजना आई, जो भारत पाकिस्तान विभाजन की रूपरेखा थी। एक बहुत ही दर्दनाक विभाजन। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसने ब्रिटिश राज को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। माउंटबैटन आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लेकिन जो नाम इसके बाद आता है, वो हम सभी के लिए गर्व और शांति का प्रतीक है। सी राजागोपालाचारी। 1948 से 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। और ये बात सच में दिल को छू लेने वाली है कि राजागोपालाचारी का जीवन कितना सादा था। जरा सोचिए, उसी भव्य वाइसरॉय महल में, जहां से कभी क्रूर आदेश दिए जाते थे, वहीं रहते हुए वो अपने कपड़े खुद धोते थे और जूते खुद पॉलिश करते थे। ये भारतीय नेतृत्व की सादगी का बहुत बड़ा प्रतीक था। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर यह पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 1773 से शुरू हुआ सत्ता का ये खूनी खेल 1950 में हमेशा के लिए खत्म हो गया। और दोस्तों, इस पूरे 200 साल के ब्लूप्रिंट को अगर डिकोड करना हो तो हमने एक पैटर्न नोटिस किया है, एक ऐसा क्रोनोलॉजिकल कोड जो इन वाइसरॉयज की कड़ी को जोड़ता है। हाँ, अगर दोस्तों आपको सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यक्रम को याद रखना हो तो एक सिंपल सा पैटर्न है। हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम यानी हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और शोर, और फिर आगे का क्रम। और भारत के गवर्नर जनरल के लिए जो कोड काम करता है वो है बॉम्बे में AEH ढाका, यानी बेंटिक, मेटकाफ, ऑकलैंड, एलिनबरो, हार्डिंज और डालहाउजी। ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका नहीं है, ये उन चेहरों की एक श्रृंखला है जिन्होंने इस देश का खून पीकर अपना साम्राज्य खड़ा किया। लगभग 200 वर्षों के इस सफर में भारत ने एक व्यापारिक कंपनी के लालच से लेकर ब्रिटिश ताज के क्रूर दमन और अंततः अपने स्वयं के संविधान द्वारा शासित एक संप्रभु गणतंत्र तक की यात्रा की है। इन प्रशासकों की नीतियां, चाहे वो दमनकारी रही हों या सुधारवादी, आज भी आधुनिक भारतीय प्रशासन और समाज की नींव में स्पष्ट दिखाई देती हैं। निष्कर्ष यही है। तो चलते चलते हम दर्शकों के लिए एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न छोड़ रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर अंग्रेजों ने अपने फायदे, अपनी सेना को दौड़ाने और अपना खजाना भरने के लिए सिविल सेवा, रेलवे या पुलिस के ढांचे नहीं बनाए होते, तो 1947 के बाद एक नवजात स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें अपनी प्रशासनिक शुरुआत किस तरह करनी पड़ती? क्या हमारा सफर और भी ज्यादा कठिन होता? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।